वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज़ की एक नई किताब में। और किताब का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक। न्यू ईयर्स को बता दें कि इस एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज़ में हम क्लास 6 टू 12 की सारी एनसीईआरटीज़ को कम्प्लीटली कवर करने जा रहे हैं। कम्प्लीटली का मतलब है कि पहले हम हर चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, साथ में जो चैप्टर के साइड में बॉक्स में या चित्र मानचित्र या डायग्राम्स में जानकारी दी गई होती है उन सबको भी इसमें शामिल करेंगे, ताकि एनसीईआरटी से आने वाला आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, पूरा कोर्स कम्प्लीटली कवर रहे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज़ किन लोगों के लिए यूज़फुल है। तो ये उन सब के लिए यूज़फुल है जो किसी ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां जीके आती है, और अधिकतर एग्ज़ाम्स में जीके आती ही है। जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस की या यूपी पुलिस की या बैंकिंग लाइन की या टीचिंग लाइन की या रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जीके आते हैं और जीके का बेस होती है एनसीईआरटी। तो इसीलिए आप अगर इन सभी एग्ज़ाम्स में से किसी से भी जुड़े हैं तो आप सबके लिए ये कोर्स यूज़फुल रहने वाला है। इसके अलावा टीचिंग लाइन में जो टीजीटी एसएसटी से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये वीडियो सीरीज़ रामबाण है, क्योंकि उनके सीटेट पेपर 2 में 60 नंबर की एसएसटी भी यहीं से आती है। और जब वो डीडब्ल्यूएसबी, एनवीएस, केवीएस जैसे गवर्नमेंट जो वैकेंसी वाले एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ 100 नंबर में सब्जेक्ट कंसर्न के तौर पर भी एनसीईआरटी से ही आपकी एसएसटी आती है, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स में से किसी से भी जुड़े हुए हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विविधता का क्या अर्थ है। मतलब सबसे पहले हमें यही समझना है कि विविधता जो हमारा चैप्टर है उसका मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट पॉइंट, किसी क्षेत्र के लोगों में अलग अलग गुणों का होना विविधता कहलाता है। तो ये है इसका एक तरह से शाब्दिक अर्थ, कि किसी क्षेत्र के लोगों में जो अलग अलग तरह के गुण होते हैं वो वहाँ की विविधता कहलाता है। उदाहरण से आप इसको और बेटर समझेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न भिन्न होते हैं। ये सब विविधता के उदाहरण हैं। जैसे उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा व त्यौहार आदि विभिन्न होते हैं। ये सब विविधता के पहलू है। तो यही चीज़ है विविधता। जैसे हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश के अंदर कई धर्मों के लोग रहते हैं। इनका रहन सहन अलग होता है, इनका खान पान अलग होता है, इनकी भाषा और त्यौहार अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, विविधता से भरा हुआ एक देश है। और ये विविधता क्या है, यहाँ के लोगों के अलग अलग गुण। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, विविधता का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो आप पहले क्वेश्चन में ही अर्थ को निकालने की कोशिश किया करें। जैसे यहाँ कहा गया विविधता में एकता। विविधता का मतलब अभी हमने समझा कि अलग अलग गुणों का होना लोगों में, फिर उन सब लोगों में एकता, इसी को कहते हैं हम विविधता में एकता। सेम यही चीज़ अब आपको आंसर में मिलेगी। भारत में विभिन्न धर्म या भाषाओं के लोग रहते हैं, ये भारत की विविधता है। भारत में काफ़ी विविधता होने के बावजूद हम सब लोग भारतीय नागरिक के रूप में एक साथ रहते हैं, ये विविधता में एकता है। जैसा कि अभी आपने ऊपर समझा कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन ये सारे लोग एक भारतीय के तौर पर एक साथ जुड़ करके रहते हैं। इसी को विविधता में एकता या अनेकता में एकता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता को समझाइए। सांप्रदायिकता, संप्रदाय, सांप्रदायिक दंगे, संप्रदाय से जुड़े हुए सारी चीज़ें आज हम इसमें समझेंगे। पहला पॉइंट है संप्रदाय। जब किसी व्यक्ति, विचार या किसी अन्य कारण से लोगों का समूह बन जाए तो उसे संप्रदाय कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति को लेकर के लोग आपस में जुड़ जाएं, किसी विचार को लेकर के लोग आपस में जुड़ जाएं, या किसी अन्य कारण से लोग आपस में जुड़ के एक समूह, एक ग्रुप बना लें, तो उसे संप्रदाय कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है कि दक्षिणी दिल्ली में गुरुजी जो कि शिव भक्त हैं, इनकी शिक्षाओं के आधार पर बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये इनका एक संप्रदाय बन गया। ऐसा ही डेरा सच्चा सौदा, ये इन सिख लोगों की जो शिक्षाएं हैं उनको लेकर के काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये एक संप्रदाय बन गया। ऐसे ही शिव भक्तों का एक नाथ संप्रदाय है। ऐसे ही मुस्लिमों में सूफी संप्रदाय एक ऐसा ही संप्रदाय है।
तो ये क्या है, कुछ विचारों को लेकर के बस जुड़ रहे हैं, कुछ व्यक्तियों को लेकर के जुड़ रहे हैं, यहाँ भी कुछ विचार और व्यक्ति हैं। तो ये कुछ व्यक्ति या विचार जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के अपना एक समूह बना लेते हैं तो उसे संप्रदाय कहते हैं। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिकता। जब एक संप्रदाय के लोग स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अन्य संप्रदायों से घृणा करें तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जब किसी एक क्षेत्र में इस तरह के कई सारे संप्रदाय आसपास रहते होंगे, फिर कुछ लोग अपने संप्रदाय को अच्छा मानेंगे और दूसरे से घृणा करेंगे, तो ये जो माहौल बनता है इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं कि अलग अलग संप्रदाय आपस में एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, इसे कहते हैं सांप्रदायिकता। तीसरा है सांप्रदायिक दंगे। जब विभिन्न संप्रदायों के बीच लड़ाई झगड़ा यानी हिंसा हो तो ऐसी स्थिति को सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसे कि अगर कोई एक संप्रदाय के लोग किसी दूसरे संप्रदाय से कुछ गलत कह दें और इसमें दूसरे संप्रदाय के भक्त उनसे आपस में लड़ जाएं और फिर ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े दंगों का रूप ले ले, तो ऐसी लड़ाई को हम सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है समीर एक समीर दो वाली कहानी के रचयिता कौन थे? तो रचयिता तो हैं पोइलिस सेनगुप्ता। अब हमें थोड़ी कहानी के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है, तो हो सकता है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको कि कहानी ये है कि समीर एक ऐसा लड़का है जो पढ़ा लिखा है और देखने में अच्छी पर्सनैलिटी का लगता है। जैसे देखने में ही उनको लगता हो कि इसको हिंदी भी आती है और अंग्रेजी भी आती है। सेम ऐसी ही धारणा समीर दो, जो कि एक गरीब लड़का है और चौराहे पर अखबार बेचता है। ये जब समीर वन को देखता है डेली तो उसको पहले अंग्रेजी का अखबार ऑफर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब समीर वन इससे हिंदी का अखबार मांगता है तो समीर टू सोचता है कि आपको हिंदी भी आती है, क्योंकि उसकी धारणा ये थी कि शायद ये अंग्रेज जैसा दिखता है तो इसको अंग्रेजी ही आती होगी। लेकिन वो चौंक जाता है कि इसको समीर वन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती है। फिर इसी तरह वो रोज़ उस चौराहे पर मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं। फिर इन बातों में उनको पता चलता है कि समीर दो जो है वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है और समीर वन जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की कहानी का डिस्कशन दिया गया है। ये कहानी हमें इसलिए दी गई है ताकि हम समीर वन और दो में कुछ डिफरेंसेस यानी अंतर को पता कर सकें। और अगला यही क्वेश्चन है हमारा। पांचवा क्वेश्चन है समीर एक व समीर दो में कोई तीन अंतर बताइए। तो जैसा कि अभी हमने कहानी में देखा, समीर एक हिंदू था वहीं समीर दो मुसलमान था। दूसरा अंतर, दोनों के खान पान व पहनावे अलग अलग थे। जाहिर सी बात है, जब धर्म अलग अलग हो तो उनका पहनावा और खान पान भी अलग अलग हो जाता है। तीसरा है समीर एक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं आती थी और समीर दो को केवल हिंदी आती थी। तो ये भी इस कहानी में हमने देखा। तो ये मुख्यतः तीन अंतर हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस कहानी से। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है गैर बराबरी या असमानता किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको थोड़ा और ध्यान देना है क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट मानसिक तौर पर समझे जा सकते हैं, इनको केवल चित्रों से नहीं समझा जा सकता। क्वेश्चन ये है गैर बराबरी या असमानता किसे कहते हैं? तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है जब कुछ लोगों के पास आर्थिक संसाधन होते हैं और कुछ लोगों के पास नहीं होते तो उसे गैर बराबरी या असमानता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं विविधता, और विविधता का मतलब होता है लोगों में अलग अलग तरह के गुण होना। जैसे कि किसी का रहन सहन अलग होना, संस्कृति अलग होना, पहनावा अलग होना, भाषा अलग होना। तो ये इसके गुणधर्म हैं, ये अलग अलग हैं, तो इसको हम विविधता कहेंगे। लेकिन कोई अमीर है कोई गरीब है तो अलग अलग तो ये भी है, ये भी एक गुण है, लेकिन इसको हम विविधता नहीं कह सकते। विविधता इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें किसी के पास संसाधन ज़्यादा हैं, किसी के पास संसाधन कम है, और इसको कहते हैं गैर बराबरी या असमानता। तो ध्यान रखना है, कोई अमीर गरीब है तो वो गैर बराबरी का उदाहरण है, ना कि विविधता का। यही क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा एक गैर बराबरी का उदाहरण है? तो उसमें रहन सहन में भिन्नता, खान पान में भिन्नता, भाषा में भिन्नता और अमीरी गरीबी की भिन्नता, ये सारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि अमीरी गरीबी जो है वो विविधता नहीं है, वो तो संसाधन किसी को कम दिए हैं किसी को ज़्यादा दिए हैं। तो जिसको कम दिए हैं वो बेचारा तो अपने उसका गुण थोड़ी है, वो तो संसाधन कम दिए तो इस चक्कर में गरीब रह गया। तो इसलिए ये असमानता है, ये गैर बराबरी है, उसके साथ एक तरह का भेदभाव हो गया है। तो ये गैर बराबरी या असमानता का उदाहरण है, विविधता का नहीं। दूसरा यही पॉइंट है हमारा, जैसे अमीरी गरीबी गैर बराबरी या असमानता का रूप है, ना कि विविधता का। ऐसे एक और है जाति व्यवस्था भी गैर बराबरी या असमानता का ही रूप है, ना कि विविधता का। सॉरी, इसको आप विविधता कर लें काट के। तो यहाँ पर बात हो रही है जाति व्यवस्था की।
जो कि प्राचीन काल में ही ब्राह्मणों ने बनाई थी, जिसमें ब्राह्मणों को उन्होंने पहली पोजीशन पर रखा है। उसके बाद दूसरी स्थिति में रखा है उन्होंने क्षत्रियों को, फिर वैश्यों को, फिर शूद्र को। अब ये सिस्टम, जाति व्यवस्था जब बन गया, उसके कई सालों बाद किसी बच्चे का जन्म शूद्र में होता है, तो उसका जन्म हुआ, उसके हाथ में तो कुछ था नहीं कि वो अपने हिसाब से थोड़ा ना अपना जन्म ब्राह्मण जाति में करवा लेता या क्षत्रिय में करवा लेता। तो उसका जन्म हुआ, लेकिन उसका जन्म होते ही उसने देखा यहाँ तो पहले से ही सब तय कर दिया उसके लिए कि ये तो नीच जाति का है, तो इसमें कोई विविधता वाली बात थोड़ी है, ये तो उसके साथ भेदभाव हो गया कि उसके आने से पहले ही लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि वो बेचारा नीच जाति का माना जाएगा, अछूत जाति का माना जाएगा। तो इस व्यवस्था को हम असमानता या गैर बराबरी कहते हैं, ये विविधता नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, जाति से आपका क्या अभिप्राय है? जाति एक सामाजिक जनसमूह है। तो एक तो ध्यान रखना है, ये शाब्दिक क्वेश्चन भी आ जाता है कि जाति क्या है, वहाँ पर आता है सांस्कृतिक जनसमूह या फिर आर्थिक जनसमूह, सामाजिक जनसमूह, राजनीतिक जनसमूह। कन्फ्यूज करने के लिए अलग अलग शब्द डाल दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जाति समाज का एक हिस्सा है, इसलिए इसको हम सामाजिक जनसमूह कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जिसमें एक जैसा काम करने वालों को एक ही जाति कहा जाता है। मतलब जब कोई लोग एक ही तरह के काम करते हैं तो उनके काम के आधार पर उनको एक नाम दिया जाता है जो उनकी जाति बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार, इसको कुम्हार का लेना है, कुम्हार ही होती है। जैसे कुछ और उदाहरण है कि नाई, धोबी, कुम्हार, लोहार, ये सब जातियों के अलग अलग उदाहरण है जो इनको इनके काम के आधार पर मिला है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, विविधता से हमें नए नए धर्म या जातियों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब विविधता अगर हमारे देश में है, कई तरह के धर्मों के लोग हैं, कई तरह का उनका रहन सहन है, कई तरह का खान पान है, अलग अलग संस्कृतियाँ, भाषाएं हैं, तो इसका हमें फ़ायदा क्या मिलता है, ये हमें इसमें देखना है। तो पहला फ़ायदा है, विविधता से हमें नए नए धर्मों या जातियों के बारे में जानकारी मिलती है ना, कि हम देख पाते हैं अलग अलग तरह के धर्म के लोग हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग जातियों में क्या विशेषताएं हैं, तो एक ये लाभ है। दूसरा, इसमें हमें नई नई जगह के रहन सहन की जानकारी मिलती है, अलग अलग लोगों का रहन सहन कैसा है। जैसे ठंडे प्रदेशों में देखें, उन जातियों का रहना अलग होगा, गर्म क्षेत्रों के लोगों का रहना अलग होगा, बरसात वाले क्षेत्रों के लोगों का रहना अलग होगा। तो विभिन्न तरह के रहन सहन की जानकारी मिलती है विविधता से, जिससे हमें नई नई भाषाओं की जानकारी मिलती है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं के बारे में भी हम जान पाते हैं। इससे हमें नए नए खान पान के विकल्प मिलते हैं। अगर हम अलग अलग जगह में जाएंगे तो वहाँ हमें अलग अलग तरह के खान पान भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही इससे हमें पहनावे के नए नए विकल्प भी मिलते हैं। तो जैसे जैसे हम नई नई जगह पर जाएंगे तो उनके पहनावे को देखेंगे, अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हम उस विकल्प को भी अपना सकते हैं। तो विविधता से हमें ये नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, इसीलिए ये हमारे जीवन को समृद्ध करती है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में विविधता का वर्णन करें। मतलब भारत में विविधता है, ये हम कैसे कह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो विविधता के उदाहरण हैं। जैसे भारत में हम विविधता की बात करें तो सबसे पहले तो भारत में कई तरह के धर्म हैं। जैसे भारत में अलग अलग धर्मों के त्यौहार हैं, लक्ष्मी पूजन है, जन्माष्टमी है, चैती चंद है, बैसाखी है, रथ यात्रा है, लोहरी है, गुड़ी पाड़वा है, दीपावली, छठ पूजा, ईद। तो ये विभिन्न धर्मों के अलग अलग त्यौहार हैं, ये सब भी क्या है, विविधता का एक उदाहरण है। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो भारत में विविधता को दर्शाती है। जैसे कि भारत विविधताओं का देश है क्योंकि हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी है। तो ये भारत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया में जितने बड़े धर्म हैं वो सब के सब हमारे भारत में भी हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं व 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, ये भी विविधता का एक उदाहरण है। उपरोक्त सभी विविधता के उदाहरण है। तो ये सारी विविधता भारत में पाई जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं भारत एक विविधतापूर्ण देश है। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, लद्दाख की विविधता के भौगोलिक व ऐतिहासिक कारणों का वर्णन करें। मतलब लद्दाख में जो विविधता पाई जाती है उसका भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों का क्या आपस में संबंध है वो देखना है इसमें। फर्स्ट है, लद्दाख कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा इलाका है जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए हमारे भारत में लद्दाख की, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पूरे भारत में
इसके उत्तरी क्षेत्र को आप यहाँ देख पा रहे हैं, यही है लद्दाख, जिसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये क्षेत्र है लद्दाख का। इसकी पहली विशेषता कि ये कश्मीर के पूर्व पहाड़ियों में है और यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए इसको यहाँ का रेगिस्तान माना जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, पीने के पानी के लिए लोग बर्फ़ के पिघलने पर निर्भर रहते हैं। मतलब यहाँ बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो पिघलते हैं, उनसे नदियों के रूप में या झीलों के रूप में इनको पानी मिलता है, उसी को ये लोग पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, यहाँ की बकरी से पश्मीना ऊन मिलता है, इसकी शॉल बड़ी महंगी होती है। तो ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये है पश्मीना बकरी और ये दूसरी तरफ है पश्मीना की बनी हुई शॉल। ये कश्मीर में बनती है। ध्यान रखना कि ऊन जो है वो लद्दाख से मिलती है और शॉलें बनती है कश्मीर में। फिर इनकी मांग देश में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये काफ़ी महंगी बिकती है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ के हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं और ज़्यादातर लोग दूध व मांस का सेवन करते हैं। तो ये लद्दाख का माहौल आप देख सकते हैं, इस तरह का है। बरसात यहाँ होती नहीं है और ठंडा क्षेत्र है, इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। और यहाँ ज़्यादातर लोग गाय, बकरी, याक पालते हैं, उनके मांस और दूध पर ही निर्भर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। मतलब यहाँ के लोगों को गाने और कविताओं को मौखिक रूप से गाने का बहुत शौक़ रखते हैं, इसीलिए इनके पास बहुत बड़ा मौखिक संग्रह है यहाँ की कविताओं का। उनमें से एक प्रसिद्ध है केसर सागा। छठा पॉइंट है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, केरल की विविधता के भौगोलिक व ऐतिहासिक कारणों का वर्णन कीजिए। या हम केरल के बारे में पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि भारत में केरल कहाँ है। तो भारत में इसके दक्षिण में ये क्षेत्र है केरल। ये इसको जूम करके दिखाया गया है केरल राज्य का मैप। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। मतलब एक साइड आप देख रहे हैं ये समुद्र का इलाका है और इस साइड में पहाड़ियों का इलाका है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, केरल के पूर्व में जो पहाड़ियाँ हैं वो विभिन्न तरह के मसालों के लिए प्रसिद्ध हैं। फोर्थ पॉइंट है, ईसा मसीह के धर्मदूत सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। मतलब केरल में ही सेंट थॉमस आए थे और यही भारत में ईसाई धर्म को लाए थे। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है ये। पांचवा पॉइंट है, अरब व चीन से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इसके अलावा अरब और चीन से भी कई तरह के व्यापारी भारत में आकर के केरल के आसपास बसे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। मतलब अलग अलग देशों के लोग यहाँ आए, इसीलिए भारत में कई तरह के धर्मों के लोग रहते हैं। सातवां पॉइंट है, यहाँ पर मछली पकड़ने के जाल को चीना वाला कहते हैं और तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना पट्टी कहते हैं। केरल की ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग चावल और मछली खाते हैं। ध्यान रखना है कि चावल के लिए उपयुक्त है केरल की जलवायु और भूमि, इसलिए चावल और मछली क्योंकि तटीय क्षेत्र है तो इसलिए मछली आसानी से मिल जाती है, इसलिए इन दोनों का प्रयोग होता है। 9 है, केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ध्यान रखना केरल का। आज का 12वां क्वेश्चन है, नेहरू जी ने भारत की अनेकता में एकता के बारे में क्या विचार दिए? तो फर्स्ट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा। तो ये भी ध्यान रखना है, नेहरू जी की किताब का नाम क्या है? भारत की खोज। क्वेश्चन बन सकता है। अब लिखा क्या? लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो ये भारतीय विविधता में एकता के बारे में नेहरू जी ने अपने विचार दिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, नेहरू जी ने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो ये भी ध्यान रखना है, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? नेहरू जी ने। 13वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वहाँ कौन सा गीत गाया जाता था? तो गीत के बोल हैं, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना।
तो ये जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को एक हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, जिसमें जनरल डायर ने भारत के कई निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा करके वहां के लोगों को मौत के घाट सुला दिया था। इस घटना को याद करते हुए ये लोग इस गीत को गाया करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।